नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे कोर्स की फर्स्ट क्लास है जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, अगर आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है तो इन क्लासेस के थ्रू मैं आपके मैथ के पढ़ने के नज़रिए को बदलना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल सी लगे, रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेटेड लगे और चीज़ें बड़ी आसान होती चली जाएं। तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस आपने क्या करना है, जो मैं बोर्ड पे लिखूं उसे ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ मैं जो बोल रहा हूं उसे भी आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पे लिख के नहीं बताई जा सकती। काफ़ी सारी बातें ऐसी होंगी जिन्हें मैं बोलकर आपको समझा रहूँगा। तो आपने ध्यान से देखने के साथ साथ मुझे भी ध्यान से सुनना है और चीज़ों को साथ के साथ नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आप हेडिंग डाल दीजिएगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक पॉइंट से कि सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स। संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने की एक पद्धति या प्रणाली है, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला है, मैथमेटिक्स में बेसिकली हम 4 तरह के नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका ओवरव्यू थोड़ा सा आपको देता हूं। सबसे पहला जो होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे आप बड़े अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होता है। इसको आप हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? इसमें जो भी हम नंबर्स बनाते हैं उनको बनाने के लिए हम 0 से 9 तक के अंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक के डिजिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। और 0 से 9 तक क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी अंकों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टोटल है अंक 0 से 9, ये कितने अंक हैं? ये हमारे 10 अंक हैं। इसीलिए हम इसको दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो 10 अंकों से मिलकर बना हुआ ये नंबर सिस्टम। और कैसे हम जानते हैं इसको? इसमें मैं कोई भी नंबर आपके सामने लिखता हूं तो आप उसको पढ़ना जानते हैं। कैसे? ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है 123, 123। तो इसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिस्टम को हम अच्छे से जानते हैं और यही हमारे कोर्स में है, इसे ही हमें पढ़ना है। लेकिन भाई मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको ताकि पता लगे। दूसरा जो होता है हमारा वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम द्विआधारी संख्या पद्धति। अब देखो नाम से ही पता लगेगा, द्विआधारी, इसका मतलब जिसका आधार 2 हो। यानी कि इस नंबर सिस्टम के अंदर हम संख्याओं को बनाने के लिए केवल 2 डिजिट्स का इस्तेमाल, 2 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। और वो 2 अंक कौन कौन से हैं? 0 और 1, ठीक है। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में डाटा को सेव करने के लिए होता है, ठीक है। कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम सेव करते हैं तो वहां 0 1 का इस्तेमाल करते हैं। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम था उसका बेस तो हम 10 लेते हैं, ठीक है। इसमें जो हम नंबर होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं और इसका जो बेस होता है वो हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। ये बेस रिप्रेजेंट करता है कि नंबर बनाने के लिए हम कितने डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर बेस 2 है तो इसका मतलब हम 2 डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, ठीक। अब ये मत सोचना कि ये लिखा हुआ है 10,110, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये एक पर्टिकुलर नंबर है। जब आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, तब आपको इन बातों के बारे में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये 10,110 नहीं लिखा हुआ, ये बाइनरी में एक नंबर को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स का ही इस्तेमाल करके हम यहां संख्या को बना रहे हैं, ठीक। इसके बाद थर्ड जो हमारा होता है वो होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। और फोर्थ जो हमारा होता है
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं है हमारे कोर्स में, हमें केवल ज्यादातर इसको पढ़ना है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। तो ओक्टल, ओक्टल का मतलब होता है 8, ठीक है, ओक्टा मतलब होता है 8। तो ओक्टल नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें हम 8 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो 8 डिजिट्स हैं कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से लेके 7 तक के अंक हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे नंबर्स को बनाने के लिए। तो ये हमारा हो गया ओक्टल नंबर सिस्टम। तो ये टोटल 8 लिखे हुए हैं। जबकि हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? हेक्सा मींस क्या? 16 जो है वो हेक्सा से रिलेटेड है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 16 डिजिट होते हैं। तो 16 कैसे होंगे भाई? 0 से 9 तक, 0 से 9 तक 10 डिजिट तो ये हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद और क्या होते हैं? फिर होता है हमारा A B C D E एंड F। 10 तो हमारे ये हो गए, A B C D E F 6 हमारे ये हो गए। तो टोटल हमारे यहाँ पर 16 डिजिट्स होते हैं नंबर्स को बनाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपने बस ध्यान रखना है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी अभी करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो जिसको हम कवर करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंदर। तो आप ये पता लग गया आप सभी को, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए मैंने इतना बताया था, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको ये ओवरव्यू एक दिया छोटा सा। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसका मतलब क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है भाई। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो संख्याएं हैं जिन्हें हमें मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है, तो उन संख्याओं को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और इसी स्टडी को हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को मैं पूरा एक चार्ट बना रहा हूं यहां पर। जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारी संख्या हैं, इन नंबर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स जिन्हें आप क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। सेकंड हमारी जो होंगी वो होंगे हमारे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जिन्हें आप क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब देखो भाई, आप जितने भी नंबर जानते हैं, ठीक है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में देखे, वो सारे होते हैं रियल यानी कि वास्तविक। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कल्पनाओं में होती हैं, ठीक है। इंसान कल्पना तो करता ही है ना। जैसे मान लो कहते हैं कि यार मेरी कटरीना कैफ से शादी हो जाए, अब होगी थोड़ी, पर ये कल्पना है, यानी कि वो कल्पनाओं में है, वास्तविकता में नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो कल्पनाओं में है उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, और जो बाकी बस सारी बच गई उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो एक एक पॉइंट मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कौन से ये होते हैं, कौन से ये होते हैं। फर्दर इस चीज को हम क्लासिफाई करते चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं भाई, रियल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें नंबर लाइन पर, जिन्हें नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, जिन्हें नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। बताऊंगा अभी सारे पॉइंट। द नंबर शोन ऑन नंबर लाइन्स आर नोन एज
रियल नंबर। जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि नंबर लाइन क्या होता है। ये जो मैंने लिखा नंबर लाइन क्या होती है भाई, देखो एक लाइन है, एक लाइन है बेसिकली जिस पर क्या लिखे हुए, नंबर्स लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं, यहां पर हम सबसे नीचे यहां बीच में लेते हैं 0, फिर लिखा है 1 2 3, इधर 4 और ये इधर आगे जा रही है, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं यहां पे। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई। आपने स्केल देखा है, स्केल पे आपके इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से, और इनके बीच में फर्दर है ना 10 छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर कुछ नंबर लिखता हूं और आप मुझे जवाब देना कि क्या हम इन्हें इन लाइन पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लाइन इधर एरो लग रहा है तो इधर ये बढ़ रही है और जाएगी कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। इधर ये लाइन माइनस इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है भाई, अनगिनत तक। बाकी इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, ठीक है। अनगिनत क्या है, तो अनगिनत पोजीशन की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बताया कि ये प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं और ये इधर माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, मैंने कहा जो नंबर आप जानते हैं, जो आपने देखे हैं, अब वो कौन कौन से नंबर देखे, तुम मुझे बताओ। क्या 3 को इस पर दिखा सकता हूं मैं, बिल्कुल दिखा सकता हूं। कहां दिखा सकता हूं, ये लिखा हुआ भाई 3, ये 3 लिखा हुआ है तो दिखाया जा सकता है। क्या -4 इस पर दिखाया जा सकता है, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। -4 कहां है, यहां लिखा हुआ है -4, ठीक है। इसके अलावा क्या 1/2 इस पर दिखाया जा सकता है। 1/2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब क्या है, आधा, ठीक है। 1/2 अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो ये कितना बनेगा, 0.5। तो 1/2 को भी हम इस पर दिखा सकते हैं। अगर मैं इस फ्रैक्शन को ही इस पर दिखाऊं तो आप देखो 1 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, सॉरी 2 क्या होगा, हाँ 1 क्या है भाई, ये पोर्शन। और हमें क्या देखना है, देखो 1 ऊपर वाला कौन सा है, यहां से लेके यहां तक का, ये पोर्शन आपका 1 है। लेकिन मुझे कौन सा देखना, 1/2। तो इस एक हिस्से का आधा अगर मैं कर दूंगा तो ये जो पोजीशन होगी ये होगी हमारी 0.5 यानी कि 1/2। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। अब मैं तुम्हें अगर कहूं, ये हमने 1/2 को देखा, अगर मैं तुम्हें कहूं यहां पे कि मुझे 3/2 दिखाओ, तो 3/2 का मतलब क्या हुआ भाई, देखो 3 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ये 3 हिस्से हैं। क्यों भाई, ये 3 हिस्से हैं ना, जैसे हमने इसमें एक हिस्सा देखा था ना और फिर उसका आधा कर लिया था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो 3/2 का मतलब क्या है, ये 3 हिस्से हैं, लेकिन हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3/2 कहां होगा, यहां पे होगा। और ये 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 ही तो होता है। तो क्या ये पोजीशन 1.5 नहीं है, बिल्कुल ये 1.5 है। तो अगर ऐसे नंबर लिखा हो या डेसिमल में लिखा हो तो उसको भी हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या बात भाई, अब किसी के मन में ऐसा है कि सर जी √2 को भी क्या हम इस पे दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल √2 को भी, वर्गमूल 2 को भी हम इस लाइन पर दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं सॉरी। √2, अब देखो आपको √2 समझने के लिए ना एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये अगर हमारा x है, ये y है, तो ये वाली जो चीज होगी इसको हम कैसे निकालते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या होता है, x² + y² के रूट के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। ये क्यों सिखाई, इसी से मैं √2 आपको दिखाऊंगा। देखो कैसे, देखो ये 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर दूरी होगी, ठीक है। 1 ही सेंटीमीटर मैंने ये ऐसे खींच लिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये वाली साइड हमारी कितनी निकलेगी, 1² + 1² का रूट। तो 1² + 1² कितना बनेगा, √2।
तो ये √2 बन गया। क्लियर है? तो √2 अगर ये हमारा बन गया तो अब देखो मैं तुम्हें कहूं कि एक पल के लिए अगर ये मेरी एक लाइन है, इस लाइन को मैं अगर बढ़ाऊं और बढ़ाऊं तो ये नीचे की तरफ कैसे, अगर मैं चाप लगाऊं ना प्रकार से ऐसी चाप, तो नीचे की तरफ कहां आएगी? यहां आएगी। देखो ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? इस तरह से ये डिनोट हो जाएगी। अगर मैं प्रकार से यहां से ऐसे चाप लगाऊं तो ये यहां पे जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज √2। इस नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट होगा इसको मैं क्या बोलूंगा? √2। और आप देखिए, आपको पता हो अप्रोक्स वैल्यू √2 की होती है 1.414। ठीक है, ये √2 कितना होता है? 1.414। तो अब तुम खुद अज्यूम करके देखो, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में ही तो कहीं 1.414 होगा। तो इसका मतलब मैं √2 वाली संख्या को भी यहां पर डिनोट कर पा रहा हूं। क्लियर है? तो हमने कौन कौन से नंबर देखे? सिंपल नंबर भी देखा हमने, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर भी देखा हमने, पॉइंट वाला नंबर भी देखा, यहाँ पे फ्रैक्शन का नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं कि भिन्न वाला नंबर भी हमने देखा, रूट वाला नंबर भी हमने देखा, उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। √3 को भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर √3 ये कैसे होगा, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। √3 कैसे होगा, अगेन वो इस तरीके से आप करेंगे। कैसे? देखो ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 0 है, ये यहां से यहां तक ये हमारा √2 था भाई, अभी हमने देखा था। ये पोजीशन कितनी थी हमारी? √2 थी, अभी हमने ड्रॉ की थी। अगर मैं यहां पर 1 सेंटीमीटर ऐसे लंबी खींच दूं, परपेंडिकुलर खींच दूं, तो तुम देखो ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो लाइन होगी, अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं इस लाइन को कैसे लिखूंगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, और √2 का स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये बनेगा 2 + 1, ये कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक ये जो लाइन है ये कितनी है? √3 है। तो अगर मैं इसको भी इस तरह से प्रकार में ऐसे पकड़ के इस तरह से डिनोट करूंगा तो ये हमारा यहां पर ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज √3। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा किसके लिए है? √3 के लिए। ठीक है, और √3 आपको पता ही है कितना होता है, दिस इज 1.732। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देखो ये 2 के नजदीक चला गया ना, 1.72 के नजदीक है ना, तो ये जो पॉइंट है ये √3 के लिए है। तो आप रूट वाली सारी संख्याओं को भी यहां शो कर सकते हैं। तो इस तरह के नंबर ही आप जानते हैं। तो ऐसे सारे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा सारी बात दिमाग में कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अब आप देखो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि माइनस का √5 सॉरी, तो नेगेटिव नंबर का तो रूट आप ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज √5 इंटू में √-1। ठीक है भाई, और √5 एज इट इज रहेगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज, इसको आप बोलेंगे आयोटा। ठीक है, माइनस का √1 जो होता है इसको आप क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है भाई, तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं? ये बन गया √5 आयोटा। तो ये जो संख्या है ये सिर्फ कल्पनाओं में है, ये वास्तविकता में नहीं है। नेगेटिव नंबर का रूट जो है वो नहीं है। हाँ, अगर आप 4 का रूट निकालते हो तो 4 का रूट कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहां जो एक ऐसा नंबर मिलता है जिसका स्क्वायर करके ये नंबर आ जाता है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं मुझे √-5 मिल जाए? तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि √4 सभी जानते हैं, इसका आंसर 2 आता है। ये 2 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं इस 2 का स्क्वायर कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो तुम मुझे कोई एक ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करके मुझे -5 मिल जाए। अगर मैं कह दूं कि -√4, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है ये एक काल्पनिक संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको डिटेल में लिख के दिखाया। √-4 को आप लिख सकते हैं √4 इंटू में -1।
√4 तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इसको मैंने क्या बताया था, ये क्या है, ये आयोटा है। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने सुना भी होगा ऐसा क्या, कि आयोटा स्क्वायर जो होता है दिस इज इक्वल टू -1, ये -1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो ये जो बात थी आपको ये पता होनी चाहिए। तो इमेजिनरी नंबर जो हैं वो नंबर होते हैं जिनमें आपका आयोटा आता है। ठीक है, तो जैसे 2 आयोटा, √5 आयोटा, इसका रूट निकलता तो मैं लिख देता सोल्व करके, लेकिन माइनस के लिए हमने आयोटा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है भाई बात? तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आप लिखते रहना, मैं मिटाता रहूंगा इसको क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं होगी, काफी सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो अगली बात को बताने से पहले एक आपने और सुना होगा, उसके बारे में बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे आप सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं, इसको भी आप जान लें। अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स कर दें तो इन दोनों के मिक्सचर से जो नंबर बनते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो किस फॉर्म में होते हैं, a प्लस आयोटा b। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बनेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है भाई, तो यहां तक बात अगर समझ में आ गई तो इमेजिनरी नंबर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इनका तो कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमें रियल नंबर्स का इस्तेमाल करना है। तो फर्दर हम रियल नंबर्स को आगे बढ़ाते हैं। रियल नंबर को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? एक है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और दूसरे हैं हमारे रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है भाई, रियल नंबर्स को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या और एक रैशनल नंबर जिसे आप क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो भाई, अब इनके बारे में मतलब समझते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहां p तथा q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, बट कंडीशन यहां पर क्या है कि q शुड नॉट इक्वल टू 0, q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो हमारा रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। अभी आने दो, इस बारे में बात करूंगा। तो जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, जहां पर p और क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बारे में भी बात करेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, जो पूरे पूरे अंक हों। पूरे पूरे अंक का मतलब क्या, देखो अभी नंबर लाइन पे हमने अंक देखे थे, कैसे कैसे अंक थे, 0 था, +-1 था, +-2 था। ये प्लस माइनस में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इधर प्लस में भी लिखा हुआ था 1 और इधर माइनस में भी लिखा हुआ था। इसी तरह से +-3 था, +-4 था। तो ये जो अंक हैं ये पूरे पूरे अंक होते हैं और इन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, जो पूरे अंक हों। मुझे बताइए, क्या 0.5 एक पूर्णांक है? नहीं, ये पूरा अंक नहीं है, इसमें पॉइंट आ गया। ठीक है, तो पूर्णांक यानी कि पूरे पूरे अंक जो ऐसे प्लस माइनस में हो। ठीक है भाई, क्लियर? तो अभी इसको आगे कैटेगराइज करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने कहा ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर p और q पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, बशर्ते कि q जो है वो 0
नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और इरेशनल में क्या होगा, जिन्हें P/Q की फॉर्म में न लिखा जा सके, तो जिन्हें P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर है यहां तक बात? अब देखते हैं दोनों को, ये तो शब्दों में लिखा ना, सच्चाई वास्तविकता में क्या है एक बार इनको समझते हैं। अब मुझे एक बात बताना, मैं कुछ नंबर लिखूंगा, तुम बताना कि क्या हम उन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे बताओ 2/3 सबको मालूम है, ये कैसी फॉर्म है, ये P/Q की फॉर्म में है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 2 जो है वो भी एक इंटीजर है, 3 भी एक हमारा इंटीजर है, यानी कि 2 और 3 हमारे दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, जैसे मैं फर्दर लिखता हूं -5/3, तो क्या ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि -5 भी एक पूरा नंबर है। देखो मैंने यहां पे लिख के दिखाए थे ना, तो -5 भी क्या है, एक पूरा नंबर है, यानी कि एक इंटीजर है। और 3 भी हमारा एक इंटीजर है, पूरा नंबर है। तो इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, अगर मैंने लिख दिया 6, क्या ये एक इंटीजर है? अब तुम्हें लगेगा यहां P तो लिखा, Q कहां गया? अरे भाई Q जाना कहां था? मैं इसके बटे में अगर ऐसे लिख दूंगा तो क्या आफत आ जाएगी, ये अब भी तो वही है। यहां पर ये जो 6 है ये एक पूरा नंबर है, 1 भी एक पूरा नंबर है, यानी कि ये दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप -5 लिखेंगे, अगेन दिस इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक बात आई समझ में? अब ये अगर इतने समझ में आ गए, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बता दो कि 0/7 क्या ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो आप ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है, ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर लाइन पे जो अंक बनाए थे उसमें 0 भी था, 0 भी अपने आप में एक पूरी वैल्यू है। ठीक है, तो 0 यहां पर एक इंटीजर है, मैंने कहा था P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और 7 भी क्या है, वो हमारा एक इंटीजर वैल्यू है। तो 0/7 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। यहां पे अगर मैं लिख दूं 5/0, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? ये हमारा एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो नीचे है वो आपका Q है, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तो 0 हो गया था, तो इसलिए ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं था। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और पूछना चाहूंगा तुमसे। मुझे ये बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं 7/0, इसका रिजल्ट क्या आएगा? बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट आप बताने के लिए एक मैथमेटिक्स की भाषा में मैं तुम्हें बताता हूं। तो मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं 12/4, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। बिल्कुल आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 12 है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलके बनता है। ये 12 जो है इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलके बनता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 7/0 लिखूं, तो इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिलना चाहिए? 7। लेकिन आप देखो, अगर मैं इसको यहां से हटा के ऐसे लिख दूं कि 7 = 0 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है कि 0 के साथ हम कोई भी वैल्यू रखेंगे वो इसको 0 बना देगी। ठीक है ना, 0 इंटू कुछ भी रखेंगे तो वो इसको क्या बनाएगी? 0 बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 तो हमारा कभी आएगा ही नहीं। क्यों? अगर मैं 0 इंटू 1 रखूंगा तो 0 ही आएगा, मैं 0 इंटू 2 रखूंगा 0 ही आएगा, मैं 0 इंटू a लिखूंगा तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 नहीं आएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में अगर कर देता हूं तो आपको पता है 0 हीरो होती है, जिसके साथ लगती है उसी को 0 कर देती है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा?
अनडिफाइंड, ठीक है, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे आप ऐसे बोलते हो ना इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, तो यहां पे इन्फिनिटी नहीं, यहां पे अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इसलिए यहां पे 7/0 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से अनडिफाइंड आता है। तो यहां तक बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं फिर से तुमसे पूछता हूं, तो मुझे बताओ फिर से 0/0 क्या होगा? 0/0 क्या रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी? तो आपको बता दें 0/0 इज अगेन इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला 0 तो कैसे मिलेगा, 0 इंटू समथिंग करूंगा, तो आप 0 इंटू 1 करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 इंटू 2 करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 करेंगे तब भी 0 आएगा, तो 0 इंटू k करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है अगेन दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा अनडिफाइंड होगा। तो इस केस में भी तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 22/7 अगर मैं 22/7 लिख दूं तो मुझे बताओ क्या ये 22/7 हमारा रेशनल नंबर होगा? अब कुछ एक के मन में आ रहा होगा यार ये तो पाई है, अरे पाई की बात बाद में करेंगे बात, फिलहाल ये जो है हमारा, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22 एक इंटीजर यानी कि पूरा पूरा अंक है और 7 भी हमारा एक पूरा पूरा अंक है, तो इसलिए 22/7 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इसको, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया होगा कि ये रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। हालांकि मैं कुछ और रेशनल नंबर्स भी बता देता हूं यहां पर, जैसे और एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं एग्जांपल इसके बाकी 0.333 और इस तरह से। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल ये भी रेशनल नंबर है। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं 3/9, इसको हम सोल्व करके 3/9 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको जब हम सोल्व करेंगे यू विल गेट 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। इसका मतलब अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो जो नंबर हमें दिखेगा वो 0.333 इस तरह का आता दिखेगा, और हमारे पास एक भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और 3 भी एक पूर्णांक है। तो 0.33333 ये भी हमारी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 0.555 इस तरह से, तो इस 0.55 को तुम क्या लिख सकते हो, 5/9, ठीक है। तो 5/9 ये कैसे सोल्व हुआ बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 0.55555 इस तरह से आ रहा है, इसको हम लिखते हैं 5/9। आप करके भी देख लो, अगर आप 5 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये जो रिजल्ट देगा 0.5555 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कैसा है, इंटीजर है, ये भी कैसा है, इंटीजर है, पूर्णांक है ना ये पूरे पूरे अंक, तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये आ गया, इधर लिखते हैं 0.13592318643 इस तरह से लिख दिया, तो तुम मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब तो ये नहीं लिखा जाएगा, क्यों? इसको तो हमने लिख दिया, आगे बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन इसको तो हम ऐसे लिख नहीं सकते ना, क्योंकि यहां पर कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। तो ऐसे नंबर जिसमें ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और एग्जांपल इसके देते हैं, जैसे मैंने लिखा √2 यानी कि वर्गमूल 2, ये क्या होगा 1.414 इस तरह से। आपको बता दूं 1.414 हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, आप कैलकुलेटर में लिख के देखना √2 वर्गमूल 2 लिख के देखना, इस तरह से आगे और भी बड़ा रिजल्ट आएगा। तो इसको भी आप ऐसे यहां पे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी और क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी। तो ये जो है ये हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, अगर मैं आपको कह दूं पाई, अब तुम्हारे मन में ये आएगा कि भाई पाई तो जो होता है वो 22/7 होता है। आपको बता दें ये 22/7 नहीं होता, दिस इज इक्वल टू 3.14 इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये जो 3.14 है दिस इज अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, सॉरी यहां पे इस तरह से ये अप्रोक्स, इसको नहीं लिखेंगे,
इसको इसको आपने देखा होगा कि पाई जो होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, चलो यहां लिख देते हैं। पाई जो होता है 22/7, आपके मन में जैसे मैंने पाई लिखा ऐसा आया होगा कि पाई 22/7 हो गया। आपको बता दूं ये जो वैल्यू है दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये जो है पाई का एक लगभग मान है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप ध्यान रखना यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इरेशनल है रैशनल है। तो जिस बच्चे के मन में ऐसा आया कि पाई तो 22/7 होता है, 22/7 एक इरेशनल नंबर है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती है। तो मैं यहां पे कहूंगा कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 3.1416 इस तरह से ही आगे सोल्व होता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है, इसे आपने याद रखना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आखिरी जल्दी से, उसके बाद बताना मुझे बताओ √16 ये कैसा है, ये इरेशनल है कि रैशनल है? अब तो समझ में आ गया होगा आपको, बताओ जल्दी से। इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 जो है इसको मैं 4/1 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो गलती मत कर देना कभी रूट में जो भी संख्या दिखे और तुम कह दो ये अपरिमेय है। भाई जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, जैसे √3, √5, √7, √11, ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे होंगे इरेशनल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको रैशनल और इरेशनल अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो फिलहाल मैं इनको मिटा रहा हूं, काफी सारे एग्जाम्पल हमने यहां पे देख लिए। अब मैंने कई सारे नंबर आपको लिख के दिखा दिए जिनसे आपको आइडिया हो गया कि हमारी परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। तो फर्दर इस इरेशनल नंबर को हम कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। किस में करेंगे, इसको करेंगे हम डेसिमल नंबर में, और दूसरा हम इसको कैटेगराइज करेंगे इंटीजर्स में, जिसको आप क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर को, और इंटीजर्स को आप क्या बोलते हो भाई, पूर्णांक, ठीक है। तो मैं यहां खाली कर लेता हूं, थोड़ा सा समझाऊंगा अब इनको अलग अलग समझाऊंगा। देखो ये चार्ट बनता आ रहा है हमारा, ठीक है, ये एक किस्म का चार्ट बनता आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर की, ठीक है। यहां समझा रहा हूं भाई, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। अब देखो ये जो डेसिमल नंबर होते हैं ना हमारे, इनको हम जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, ध्यान रखना। इन डेसिमल नंबर की हम 3 कैटेगरी लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यानी कि अशांत दशमलव, शांत वो जो टिक के बैठ गया, अशांत वो जो टिक नहीं रहा, ये अशांत दशमलव है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटिंग है यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब जो रेकरिंग है, बार बार आ रहा है, ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति हो। यहां पे
ऐसे लिख लेते हैं, पुनरावृत्ति ना हो, जिसमें रेकरिंग यानी कि बार बार रिपीटिशन ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या, आपने देखा होगा यार, सिंपल सी बात है, मैंने लिखा 0.5, तो ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या अगर मैं कहूं कि 2 को 5 से डिवाइड करो, तुम 2 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये 0.4 पे खत्म हो जाएगा ना, आगे तो नहीं जाएगा। जब आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 पे खत्म हो जाएगा। जैसे मैं फिर से कहूं कि अगर मैं कहूं कि तुम 4 को 5 से डिवाइड करो तो ये 0.8 पे पूरा खत्म हो जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा। तो ये वाला जो डेसिमल होता है इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, यानी कि ये आगे नहीं जा रहा, ये यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसा होता है, जैसा कि मैंने अभी लिखा था 0.3333 इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब जो रुक जाना, यानी कि जैसे ये रुक गया था ना, आगे नहीं जा रहा था, लेकिन यहां पर ये तो रुक ही नहीं रहा। तो मैंने कहा था इसको हम रोकते हैं कैसे, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, जो रिपीट करते हैं ना उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको ही हम सोल्व करते हैं, तो इसको लिखते हैं 3/9। तो ये बाद में बताएंगे इसके बारे में, जब मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो हम हमारे नंबर सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के जो नंबर जो हमें मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं उनको हम देख रहे हैं। तो ये हमारा 3/9 है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो दिस इज 1/3। तो मैंने बताया भी था कि जब आप 1/3 को सोल्व करेंगे तो ये इस तरह का आएगा। ठीक है, अभी पीछे एग्जाम्पल में समझाया था जब मैं रैशनल नंबर बता रहा था। अशांत दशमलव अभी हमने कर लिया। तो अशांत दशमलव कैसा था, जैसे अभी हमने लिखा था 0.5321439112 एंड इस तरह से, जिसमें कुछ भी क्या है रिपीट ना हो। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही डिजिट जो है वो रिपीट करेगा, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग में 0.272727 इस तरह से भी हो सकता है। तो 0.27 का मतलब क्या, 27/99, 27/99। तो 9 3 27, 9 11 99। तो जैसे ही आप कैलकुलेटर में करके देखना 3/11, तो स्क्रीन पे 0.27272727 इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके मैंने दिखाया। ठीक है, तो ये सिखाएंगे बाद में, फिलहाल ये रिपीटिशन में बता रहा था। तो इसमें हम बार जो लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, 272727 आ रहा था तो 27 के बाद ध्यान रखना, जो रिपीट होगा ना, जो भी डिजिट रिपीट होंगे उनके ऊपर बार लगेगी, चाहे वो 1 डिजिट है, चाहे वो 2 डिजिट है, चाहे वो 3 डिजिट है, जितने भी डिजिट है उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल था। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये अशांत दशमलव का एग्जाम्पल जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो। तो अब तुम मुझे एक बात देख के बताओ, ये मैंने जो डेसिमल नंबर बताए हैं इनमें से तुम मुझे बस इतना बता दो, रैशनल कौन से और इरेशनल कौन से, परिमेय कौन से और अपरिमेय कौन से। तो आपको बता दूं, ये दोनों जो हमारे हैं ना, ये वाले, ये हैं हमारे कैसे, रैशनल यानी कि परिमेय। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल यानी कि अपरिमेय। ठीक है, तो ये याद रखना, रूट वाली जो संख्याएं होती हैं, और मैंने एग्जांपल बताया था पाई को भी आपने याद रखना है, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये सारे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अब ये डेसिमल वाला पार्ट समझ में आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, ये आप इनके नीचे लिख सकते हो, ऐसे फर्दर बना के लिख सकते हो, मैं लिखूंगा तो फिर नीचे बोर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप अपने नोट्स में प्रॉपर लिख लेना इनको, मैंने तुम्हें ये समझा दी। ठीक है, अब इंटीजर्स जो हैं, अब मेन क्लासिफिकेशन करना हमने इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स के लिए मैं इसको एक बार मिटाना चाहूंगा। ठीक है, आप इसको बना लेना यहां तक। इंटीजर्स के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं हम, यानी कि इंटीजर्स में कौन कौन से आ रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है। इंटीजर्स जिसको आप क्या कहोगे भाई, पूर्णांक। जो पूरे पूरे अंक होते हैं उनको आप बोलते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है भाई,
देखो, तो इंटीजर कैसे होते हैं यहां लिख दे रहा हूं मैं। इधर आएंगे ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं, उधर प्लस इंफिनिटी की तरफ चले गए। तो ये पूरे पूरे अंक हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, अब यहां से फर्दर कुछ नंबर्स अलग अलग हमने निकाल दिए। वो कौन कौन से हैं, जैसे अगर मैं कह दूं हमारे नेचुरल नंबर्स जिनको आप क्या बोलोगे भाई, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई, ये 1, 2, 3, 4। अच्छा एक चीज और भाई, इससे पहले है ना कुछ, एक मिनट इसको बताता हूं। अभी यहां पर जो इंटीजर्स है ना, इनको हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, मैं यहीं पर बना के दिखा रहा हूं इसको। ये जो है ना हमारा पार्ट, ये वाला इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। जो माइनस वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हैं सारे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आगे जो भी होंगे इनको हम क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको आप क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और बची क्या, जीरो जो होती है भाई, ना तो वो नेगेटिव होती ना ही वो पॉजिटिव होती। तो जीरो कैसी होती है, न्यूट्रल। ठीक है, मैंने बताया अभी, जीरो ना तो नेगेटिव होती ना ही पॉजिटिव होती। इसको हम नेगेटिव नंबर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जीरो को हम पॉजिटिव नंबर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीरो को ध्यान रखना, ये न्यूट्रल होती है, ना तो ये धनात्मक होती ना ही ये ऋणात्मक होती। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स नोर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं इसको, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नो नेगेटिव इंटीजर। हिंदी वाले हैं जो लिख लें, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब वो पोर्शन करते हैं जो मैंने पहले लिखा था। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको आप क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिन्हें आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या आपकी कौन कौन सी हो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, ये पता होने चाहिए, क्वेश्चंस में कई बार इस्तेमाल हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता ही नहीं होगा वास्तविक संख्या होती क्या है, तो आप कैसे बताओगे। तो नेचुरल नंबर वो संख्या जिनका इस्तेमाल हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं, और चीजों को कहां से गिनना शुरू किया जाएगा, 1 से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक, सेकेंड वन इज होल नंबर्स। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो को भी शामिल कर लूं, तो ये जो हमारे बनेंगे, इनको आप क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इनको, पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गए हमारे। इसके बाद आपने कुछ कॉमन सुने होंगे। कौन से कॉमन सुने होंगे, ओड नंबर, जिनको आप क्या बोलते हो भाई, विषम संख्या। ठीक है, फिर इससे ब्लैक से करके चलो, विषम संख्या। और ओड नंबर कौन से होंगे भाई, तुम मुझे बताओ। ऐसे नंबर जो 2 से भाग ना हो, उन्हें हम बोलते हैं ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। क्लियर है यहां तक भी बात। अच्छा ध्यान रखना, अब जो मैं बता रहा हूं ना यहां पे, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, एक बार इनको कैटेगराइज कर रहा हूं।
ठीक है। हालांकि -1, -3, -5, -7 ये भी हमारे ओड नंबर्स होंगे, विषम संख्याएं होंगी, लेकिन मैं जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर्स को क्लासिफाई करके बता रहा हूं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ओड नंबर्स के बाद क्या होते हैं, इवन नंबर्स, जिनको आप क्या बोलते हो भाई, इवन नंबर को क्या बोलते हो, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या, इवन नंबर, तो कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे कट जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, जीरो क्या है, जीरो ओड नंबर है कि इवन नंबर है। तो आपको बता दूं, जीरो जो होती है वो हमारा एक इवन नंबर होता है। अब ये ऐसे कैसे होता है भाई इवन नंबर, ये पता होना चाहिए आपको, मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात करना, ठीक है। अगर मैं कहूं, ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, मैं इस बात का जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि जीरो जो है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। क्यों, तुम मुझे बताओ, 1, 2 + 4 कितना रिजल्ट देगा, 6, ठीक है। मैंने कहा कि एक इवन नंबर में अगर इवन नंबर को मैं ऐड कर दूं तो रिजल्ट कैसा आएगा, इवन आएगा। कोई भी तुम इवन नंबर उठा लो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसको इवन नंबर में ऐड करना, तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ये इवन लिख रहा हूं यहां पे, इधर मैं ओड लिख रहा हूं। अगर मैं ओड नंबर में एक ओड नंबर को ऐड करता हूं तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, एक इवन नंबर आएगा। अगर मैं ओड नंबर में ओडी नंबर को ऐड कर दूं तो रिजल्ट कैसा आएगा मेरा, इवन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये बात हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक ओड नंबर ले लूं और एक इवन नंबर ले लूं, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, ओड आएगा। देखो यहां पे क्या है, ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, ये भी एक इवन नंबर है, सम संख्या, रिजल्ट भी कैसा है, इवन आया। ये एक ओड नंबर है, विषम है, ये भी विषम है, रिजल्ट कैसा आया, एक इवन नंबर, ठीक है। ये तो सच है जिसको कोई झुठला नहीं सकता, इसको तो झुठला नहीं सकते ना तुम इन बातों को। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि अगर इवन नंबर में इवन को ऐड करूं तो रिजल्ट मेरा हमेशा इवन ही आता है, सम ही आता है। विषम संख्या में विषम संख्या को ऐड करूंगा तो आंसर मेरा हमेशा ही एक सम संख्या आएगा। अगर मैं एक विषम संख्या में सम संख्या को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा ही एक ओड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगा। बात समझ में आई। अब यही काम अगर मैं फिर से करूं, अगर जीरो के साथ करूं, कि मैं अगर 2 में जीरो को ऐड करूं, तुम अभी ये मत देखो इवन है ओड है, तुम मुझे बताओ 2 + 0 कितना बनेगा, 2। तो इसका मतलब एक इवन नंबर इवन रिजल्ट देगा कब, जब इवन नंबर उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, एक ओड नंबर है, प्लस में 0, रिजल्ट कैसा आया, 1, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये ओड नंबर है और ये 0 भी ओड है, तो ओड नंबर मिलकर कैसा आना चाहिए था, इवन आना चाहिए था, पर ये तो नहीं आया। इसका मतलब फिर ये बात तो गलत है। इसका मतलब 0 जो है, ये जो 0 है, ये ओड यानी कि विषम नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर ये विषम होगी तो फिर मेरा रिजल्ट इवन आना चाहिए था, ये तो ओड आ रहा है। इसका मतलब ये बात गलत है कि 0 एक ओड नहीं हो सकती। फर्दर चलते हैं आगे। मैंने कहा 1 + 0, रिजल्ट कितना आएगा, 1। यानी कि एक ओड नंबर में मैं इवन वैल्यू को जोड़ रहा हूं, तब मेरा रिजल्ट ओड आ रहा है। मैंने कहा 0 जो है वो इवन है। भाई 0 अगर इवन है तभी तो मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो एक ओड वैल्यू आ रहा है। ऊपर वाली बात सेटिस्फाइड हो रही है, बात समझ में आई। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब इसी को, जैसे मैंने प्लस करके दिखाया ना, इसी को यहां से ये जस्टिफाई हो रहा है कि जो 0 है वो ओड नहीं है, इवन है। फिर से देखो, अगर मैंने कहा 2 × 4 कितना आएगा, 8, ठीक है। मैंने लिखा 1 × 5 कितना आएगा, 5। मैंने लिखा 2 × 3 कितना आएगा, 6, ठीक है। अब मैं यहां से क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर इवन नंबर की इवन से सम संख्या की सम संख्या से मल्टीप्लाई होगी, रिजल्ट भी सम संख्या ही आएगा।
अगर ओड नंबर की ओड नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट भी ओड ही आएगा, बिल्कुल। अगर इवन नंबर और ओड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका एक इवन नंबर आएगा। यही बात हो रही है ना, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि 0 इवन नंबर है, तो मुझे बताओ 2 गुना 0 रिजल्ट कैसा है 0। तो इवन नंबर की, फिर से लिखता हूं, अगर इवन नंबर की, मैंने कहा 0 अगर इवन है तो मल्टीप्लाई करके इवन ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये बात सही है कि 0 इवन नंबर है। फिर से देख रहे हैं, अगर मैं कह दूं कि ओड नंबर की मैं 0 को ओड मान लूं तो 1 गुना 0, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, एक भी ओड है, ये भी हमारा ओड है, ये ओड, ये ओड, और रिजल्ट भी कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है। इस केस में आ रहा है, लेकिन पिछले में तो कैंसिल हो गया था। आगे देखते हैं, एक बार चलने तो दो। अगर मैं कह दूं कि इवन नंबर की मल्टीप्लाई ओड से कर दें, अगर मैंने कहा, अगर यहां पर ये सही है तो मैंने कहा ये हमारा कैसा है, इवन नंबर है, ये हमारा कैसा है, ओड है। मैंने कहा 0 अगर ओड होती तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है 0। तो रिजल्ट कैसा आया, इवन आ गया, नहीं ओड आ गया ना, ओड लिख लो इसको। ये रिजल्ट कैसा आ गया, ओड। कैसे, फिर से सुनो ध्यान से। अगर 0 मेरी ओड है, चलो यहां ये बात सेटिस्फाइड होगी, मैं मान गया कि भाई कि ओड विषम संख्या की 0 अगर ओड है, विषम है, तो मल्टीप्लाई करके 0 ही आ रहा है, ओड ही नंबर आ गया, यही कह रहा था। लेकिन अगर 0 ओड है तो इवन नंबर के साथ ओड नंबर जब मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट तो फिर इवन आता है, लेकिन यहां तो ओड आ गया। क्यों, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0 आ गया, और 0 को मैंने ओड माना हुआ है, तो फिर ये तो बात गलत होगी ना। इसका मतलब जो 0 है वो ओड नहीं है, वो कैसी है, इवन है। इवन है, इसलिए मैंने यहां पे बताया कि सम संख्या में हमारा 0 भी शामिल होगा, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आ गई। तो 0 के बारे में भी हमने थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, बशर्ते कि आप ध्यान से सुने, समझें, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर तुम्हारा रहे तो फिर वो बताना, आपकी सारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो ये नंबर हो गए हमारे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ओड हो गए, इवन हो गए। अब अगले जो आते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको आप क्या बोलोगे भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सारे नंबर्स के बारे में बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक प्राइम होते हैं, एक हमारे कंपोजिट होते हैं। लेकिन पहले प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। अब समझ में नहीं आ रही तो सुन लो। यहां पर ये फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड होते क्या हैं, देखो भाई, सिंपल से शब्दों में बताऊंगा मैं। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड किसी भी नंबर के वो सब संख्या होती है जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 देखो 1 से भी डिवाइड होता है, कोई भी संख्या 1 से तो डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो ये जो 1 2 3 6 हैं, ये सब नंबर, इनको ही हम गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स बोलते हैं। तो कोई नंबर जिन नंबर से डिवाइड होगा वो सारे क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। तो यहां पे हमने बात करनी थी किसकी, प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर के लिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, दिख रहे हैं यहां तक, 6 7 8 9 10, लेट यहां तक ले लेते हैं। तो मुझे बस इतना सा बताते चलो, 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 2, 3 1 से भी और 3 से भी, 4 1 से 2 से,
और 4 से। 5 किससे होगा? 1 से और 5 से। 6 किससे होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ये मैं क्या लिख रहा हूं? फैक्टर्स लिख रहा हूं, गुणनखंड लिख रहा हूं। ध्यान से देखते रहना बस। अभी 7 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 7 से। 1 से और 7 से। 8 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। 9 1 से, 3 से और 9 से। 10 1 से, 2 से और 5 से और 10 से। ठीक है, तो मुझे बताओ मैंने कहा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ इनमें से प्राइम है कौन कौन सा? क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर तो केवल 1 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको डिवाइड करने वाले नंबर 2 हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? ये भी है, ये 5 भी है, ठीक है, इधर से 7 भी है। ठीक, तो मैं यहां से कहूंगा 2 3 5 7 ये जो नंबर हैं ये हमारे प्राइम हैं, अभाज्य हैं। क्लियर है यहां तक बात? कितना समझ में आया? यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चे ना 1 को लगा जाते हैं। दोस्तों 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 2 गुणनखंड नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। फिर से सुनो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? फाइंड द लीस्ट इवन प्राइम नंबर। तो आंसर होगा 2। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं ना दोस्तों, सारी ही कैसी होंगी? आपकी ओड होंगी, विषम होंगी, यानी कि 2 से नहीं कटेंगी। ठीक है, 2 ही सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इतनी बात समझ में? अब यहां पर देखो, जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना, मैंने ऐसे एक और बताए थे, इधर से तो लिख लिया होगा, इनको मैं मिटा दे रहा हूं, इधर बता देता हूं उसको, इसी से जस्टिफाई हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना, ऐसे ही हमारे कंपोजिट नंबर भी होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, संख्याएं, या सीधा लिख देता हूं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी कि फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, वो कैसे होंगे? कंपोजिट होंगे, भाज्य होंगे। ठीक है, तो अब मुझे इनमें से देख के बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? द लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। 1 नहीं बोलना। अरे भाई 1 का केवल 1 ही फैक्टर है, 1 ही गुणनखंड है। मैंने कहा गुणनखंड 2 से ज्यादा होने चाहिए, फैक्टर 2 से ज्यादा, तो 4 ही हमारा वो सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो 4 हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसे याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और ऑप्शन में 2 भी लिखा होता है, बच्चे उस 2 को लगा जाते हैं, बोला 2 सबसे छोटी भाग होने वाली। तो ऐसा नहीं है भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, फिर से सुनो क्वेश्चन ध्यान से, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? फाइंड द लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर। विषम होना चाहिए सबसे छोटा। अब वो कौन सा होगा? जवाब होगा हमारा 9। ठीक है, वैसे 4 के बाद कौन कौन से कंपोजिट नंबर होंगे? हमारे 4 के बाद आएगा 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। लेकिन अगर बात करूं विषम की, ओड की, तो सबसे छोटा ओड कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? 9 होगा। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ध्यान रखना, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूं। तो इतनी बात अगर तुम्हें कंपोजिट और प्राइम की समझ में आ गई, तो अब यहां से बात किसके बारे में आती है? 1 के बारे में। एक जो है नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, न तो भाज्य न अभाज्य। तो ये आपने ध्यान रखना है,
एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। इतना समझ में आ गया तुम्हें? अब इतना तुम्हें अगर समझ में आ गया तो अब मैं थोड़ा सा प्राइम नंबर को और एक्सटेंड कर देता हूं। सारी तरह के नंबर बता दिए मैंने तुम्हें, ठीक है। प्राइम नंबर अभी मैं एक बार लिख देता हूं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आता है 1 से 100 तक, याद रखना दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या आती हैं। 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा 1 से 50 तक फिर कितने आएंगे? 1 से 50 तक आपके 15 अभाज्य संख्या आती हैं। 1 to 50 आपके कितने नंबर आते हैं? 15। और अगर तुमसे कोई पूछे 50 से 100 तक, तो तुम देखो 1 से 100 तक 25 थे, 50 तक 15 आ गए, तो बाकी कितने बचे? 10। तो 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो ये 9 अभाज्य संख्या आती है। तो ये आपने याद करने, क्यों? क्योंकि इन संख्याओं के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा बनाने का। हालांकि जो इससे रिलेटेड चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कि ये बताना चाह रहा हूं कि मैं ये आपने याद रखने हैं, और याद बड़े आसान है करने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होंगे, उन्हें ऐसे लिख के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होंगे, 50 से 100 तक 10 होंगे, 1 से 25 तक 9 होंगे। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 प्राइम नंबर हो गए यहाँ पे, तो ये लिखा है यहाँ पे 1 से 25 तक 9। अब इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं तुम्हें। तुम बताओ मुझे 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? तो 46 अभाज्य संख्या आएंगी। अब ये कैसे पता लगी? आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये ऐसे लिख के ही देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या आती है, ठीक है भाई, याद रहेगा, ठीक। और अगर और ज्यादा, हालांकि इतना पूछेगा नहीं, पर तुमने कुछ खास स्पेशल पढ़ाई करनी है तो उसके लिए लिख रहा हूं। 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्या आती है, ठीक है। याद ना भी हो तो दिमाग पे बोझ मत डालना, दिमाग पे बोझ अगर डालना है तो केवल इतने के लिए डाल देना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये 200 तक वाला पूछ सकता है, तो मेरे ख्याल से याद हो ही जाएगा। जैसे आपको क्लास बार बार आप देखेंगे इसको तो याद हो ही गया होगा, 46 होते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, मैंने कहा इनको बनाने के लिए ना कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। नोट क्या है कि सभी अभाज्य संख्याओं को, सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्या ध्यान रखना, लेकिन कोई भी संख्या जिसे 6 के +-1 में लिखा हो अभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मैंने क्या लिखा है अभी समझाऊंगा। मैंने क्या लिखा कि सभी अभाज्य संख्याओं को 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कोई संख्या जिसे 6 के +1 में लिखा जा सकता है वो अभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है,
ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये बात मैंने लिखी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, तो मुझे बताओ यहां, अच्छा एक बात और, यहां पे k क्या है, वेयर k इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से। और ध्यान रखना ये जो मैं लिखूंगा यहां पे, तो सबसे छोटा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 5 बनेगा, अगर मैं k को 1 लेके चलता हूं। अगर आप 0 भी लेके चलेंगे तो 1 जो आएगा वो नहीं बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं k को 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। ये आपका जो है यहाँ के बाद के नंबर्स के लिए है। कैसे, तो मुझे बताओ, अगर मैं k को 1 रखूं 6k प्लस माइनस 1, अगर मैं k को 1 रखूं तो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 6 इंटू 1 6 कम 6 और 1 7। अगर मैं k को 1 रखूं तो ये क्या बनेगा 5। तो क्या 5 और 7 को 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। अगर मैं कह दूं k को 2 पुट कर दो, अगर k को 2 पुट करूंगा तो 6 गुना 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना बनेगा 13, तो ये भी प्राइम नंबर है। 6 गुना 2 माइनस 1 11, ये भी प्राइम नंबर है। आ रहे हैं ना प्राइम नंबर, लिखा गया ना। अगर मैं कह दूं k को 3 पुट कर दो, k को 3 पुट कर दो, अगर k को 3 पुट करूंगा तो 6 गुना 3 प्लस 1 18 और 1 क्या बनेगा 19। क्या 19 प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल है। 6 तिया 18 माइनस 1 17, तो 18 माइनस 1 17, तो 17 प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल है। तो आप जो भी प्राइम नंबर है उसको 6k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर कोई संख्या 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखी हुई हो तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य होगी। इसका एग्जांपल क्या, जैसे मैंने लिख दिया k को अगर मैं 4 पुट कर दूं तो क्या बनेगा 6 गुना 4 प्लस 1, 6 चौके 24 और 1 25। तो मुझे बताइए क्या 25 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो मैं यही बात बता रहा हूं आपको कि अगर मैं कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो भाज्य हो या वो अभाज्य हो या नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जरूरी नहीं है वो कि अगर किसी संख्या को इस फॉर्म में लिखा गया। हाँ, जितने भी प्राइम नंबर है, जितनी भी अभाज्य संख्या है, उन्हें हम 6k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। बस छोटी सी बात और कर लेते हैं, क्लास वैसे काफी लंबी हो गई, तो जस्ट छोटी सी बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाता है इसलिए बता रहा हूं, प्राइम नंबर से रिलेटेड ही है। एक होते हैं को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे भाई, इसको आप बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसको आप बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। और एक हम और डिस्कस करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना, मैं बता देता हूं, समझ जाओगे तुम उससे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। मैंने क्या बोला, ऐसे दो नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो हमारे होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। या मैथमेटिक्स की टर्म में आप ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, और सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करूं, ये दोनों नंबर एक के अलावा क्या किसी एक नंबर से कट रहे हैं? तो मुझे बताओ, क्या 2 एकम 2 2 दूनी 3 होता है? नहीं होता ना। तो किसी एक नंबर के पहाड़े में नहीं आ रहे ना दोनों नंबर। तो ये हमारे कैसे हैं, को प्राइम है, यानी कि रिलेटिवली को प्राइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 5 और 9, अब 9 तो हमारा एक भाज्य संख्या है, ठीक है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 5 और 9 किसी एक सिंगल नंबर के पहाड़े में नहीं आते, तो इसलिए ये कैसे हैं, को प्राइम है।
ये भी को प्राइम है। अब देखो 9 भी कटने वाला नंबर है, 14 भी, लेकिन कोई एक नंबर 1 के अलावा ऐसा नहीं है जिससे ये दोनों कटते हों, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा तुम मुझे बस इतना बता दो, 6 और 9 क्या ये को प्राइम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से दोनों कट रहे हैं ना, तो ये को प्राइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया होगा। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ये ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें आपका 2 का गैप हो, जैसे 3 5, 5 7, ठीक है, 11 13। ये जो है आप देखो यहां पे गैप कितने का है, कितने का है? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 11 + 2 13। तो यहां पर तो देखो प्राइम भी हो सकते थे, कंपोजिट भी हो सकते थे। इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं ये दोनों नंबर हमारे भाज्य और अभाज्य कोई भी हो सकते हैं। कैसे? ये देखो ये अभाज्य है, ये भाज्य है, अभी समझा दिया ना मैंने पहले इसको। इसमें कोई भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक सिंगल नंबर से नहीं कटने चाहिए, 1 के अलावा। लेकिन इसमें क्या होंगे, इसमें दोनों अभाज्य ही होंगे, लेकिन इन अभाज्य संख्याओं का जो गैप है वो कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो था, ये आपके जो मैथमेटिक्स में आप नंबर पढ़ेंगे उनका एक क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, कौन कौन सी टाइप के नंबर होते हैं, किस किस कैटेगरी में उनको रखा जाता है, ये पूरा हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। तो ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो अगली क्लास में बाकी हम इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।